बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वाले सुनने वाले मेरे दोस्त अहबाब को सुल्तान कादिर अल्ताफ़ एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर कम निकले। तोशाखाना केस आज कुछ ना कुछ अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया। बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स आ रही थी, बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि ये फैसला हुआ क्या है। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीलॉग इसके ऊपर बना दें, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा कानून का तालिब इल्म हूँ। 15-16 साल हो रहे हैं मुझे ये ट्रायल कोर्ट में और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए। तो आजकल छुट्टियाँ, अगस्त की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो मैं सुबह उठता हूँ फिर कोर्ट जाते, छुट्टियों में भी जाना करता, क्योंकि ये जो दिलावर हुसैन साहब हैं ना, ये जो एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद वाले जो तोशाखाना केस की समाअत कर रहे हैं, उन्होंने छुट्टियों में भी अदालतें लगा दी। तो हमें भी रोज़ाना इसकी हियरिंग के ऊपर अदालतों में जाना पड़ता है, क्योंकि घर में कुछ ना कुछ सुस्ती हो जाती है। तो उस तरह पटवारी भी डेली जो है ना अदालतों में तोशाखाना केस में मिठाइयों की डब्बियाँ और डब्बे लेकर पहुंच जाते हैं कि आज इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मगर इस गेम के पीछे असल वारदात कुछ और थी, वो मैं बाद में बताता हूँ। फिलहाल तोशाखाना केस में हुआ क्या। तोशाखाना केस जिस दिन से दिलावर हुसैन एडिशनल सेशन जज के पास ज़ेर समाअत था, उस दिन से जब इसकी मेंटेबिलिटी, यानी कि क्या ये केस मेंटेनेबल है कि नहीं मेंटेनेबल है, ये उसी कोर्ट में कि जब रेफरेंस बना के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने परवेज़ अशरफ यानी कि जो स्पीकर कौमी असम्बली थी, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर जब ये रेफरेंस बन के ये आया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, तो ये उसी वक्त डिले हो गया था। यानी कि कानून कहता है कि एक चीज़ को, एक कॉग्निजेंस को अपने 30 डेज़ के अंदर जो है ना उसके ऊपर रेफरेंस बना के भेजना है, 60 दिन के अंदर भेजना है, 90 दिन के अंदर भेजना है। जितनी भी उसकी आप जो है ना लिमिटेशन सेक्शन 5 देख लें, तो आपको मैक्सिमम उसका 90 दिन का टाइम बनता था। मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चूँकि ख़ास टारगेट पे था, और उन्होंने वो टारगेट एडिशनल सेशन जज दिलावर हुसैन के साथ मैच फिक्स कर लिया था, और उस एडिशनल सेशन जज के साथ साथ ये मैच फिक्स हो चुका था चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद आमर फारूक के साथ। और इसके नीचे कोई गेम कोई और डाली जा रही थी। मैं तो उस चीज़ को देख रहा। आज मैं सुबह जब अपने चैम्बर पे पहुंचा तो मेरा जूनियर मुझसे पूछता है, अब्दुर्रहमान बाबा उनका नाम है, वो कहता सारा इसमें आज होगा क्या। सारे एंकर, सारे यूट्यूबर, सारी जो है ना मीडिया इसके बात के ऊपर लगी हुई है कि आज इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे या उनको सज़ा दे दी जाएगी। तो मैंने उनसे कहा कि अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा, मुझे ये नहीं लगता ये केस मेंटेनेबल है। मेरे दिल से, मेरे मुंह से एक फिल्बदी बात निकली। तो जुमा पटवारियों के ऊपर एज यूजुअल भारी निकला। तो मेंटेनेबल की बात जो मैं कर रहा था कि शुरू रोज से इमरान खान के वकला ने उसी सेशन कोर्ट के अंदर ये जो हमायूं दिलावर साहब हैं, इनके पास एक दरख्वास्त दी थी कि ये केस मेंटेनेबल नहीं है। ये केस, सबसे पहली बात ये है कि ये टाइम बार्ड है, ये मैक्सिमम 90 दिन में आना चाहिए था। तो ये 90 दिन की बजाय ये 3 साल के बाद ये इसकी कॉग्निजेंस 4 साल के बाद ली जा रही है। ये किसी भी सूरत में मेंटेनेबल नहीं है। इसकी जो लिमिटेशन है, पहले ये वो डिसाइड हुई। फिर उसके बाद दूसरा एतराज़ इसकी मेंटेबिलिटी पे था कि ये यहाँ आप ये केस सुन ही नहीं सकते। इमरान खान साहब मियाँ वाली से मुंतखब होकर आए हैं। अगर इमरान खान साहब के खिलाफ कोई किसी किस्म का चार्ज है तो वो चार्ज आप लगा नहीं सकते। ये चार्ज उस एडिशनल सेशन जज की जुरिस्डिक्शन है जहाँ से ये मुंतखब होकर आए हैं, मियाँ वाली से। तीसरा इसके ऊपर जो मेन एतराज़ था इसकी मेंटेबिलिटी के कि ये केस मेंटेनेबल नहीं है, काबिल समाअत नहीं है, हमायूं दिलावर साहब नहीं सुन सकते, आपकी ये जुरिस्डिक्शन नहीं है। तीसरा जो इसके ऊपर एतराज़ ये था कि ये जो कॉग्निजेंस ली जा रही है, ये इस कॉग्निजेंस के पीछे एक बदनीति का अंसर मौजूद है, क्योंकि ये जो हमायूं दिलावर साहब ये बायस जज है। खैर, वो पहले दिन इन्होंने ये हमारी इमरान खान के वकला की ये दरख्वास्त खारिज की। इन्होंने वो दरख्वास्त गई अपने आमर फारूक साहब के पास। आमर फारूक साहब ने दोबारा उसको रिमांड कर दिया। इसने कहा पहली दरख्वास्त के ऊपर ये मेंटेनेबल, इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस ठीक भेजा है जनाब, कोई इसके ऊपर कानूनी उज़र नहीं है, लिहाजा मैं इसको आगे चलाऊंगा। तो आगे चलाने के साथ साथ उसने पहले दिन ही ये काम ये किया कि जब इमरान खान 9 मई को गिरफ्तार हुए तो 10 मई को इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म लग गया जब इमरान खान गिरफ्तार था।
یہ بھی اس کی سب سے بڑا لکونا تھا. خیر اس کے اوپر ہم یہ ٹرائل میں بات چلی جائے گی, یہ بات کی باتیں ہیں. بات یہ ہے کہ اس کی مینٹینیبلٹی جب ہائی کورٹ میں چلے گی, عامر فاروق صاحب نے واپس بھیج دیا کہ 7 دن کے اندر اندر آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا یہ مینٹینیبل ہے یہ کیس یا نہیں. اس کی جورسڈکشن اختیار سماعت, اس کو آپ نے مینٹینیبلٹی اس کی ڈیسائیڈ کرنی ہے. اب وہ اس دن انہوں نے 3 دن کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات کو سن کر 3 دن عمران خان کو یا عمران خان کے وکیل کو, اس کے نمائندے کو سنا ہی نہیں گیا. ہائی کورٹ نے 7 دن کی ڈائریکشن دی, 3 دن کے اندر اس نے ڈیسائیڈ کر دیا یہ مینٹینیبل ہے, درست کیس ہے, فرد جرم لگا دی. آگے ایویڈنس کرانی شروع جو ہے نا وہ کر دی. عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے شروع کر دیا. ڈیلی بیسس کے اوپر یہ کام شروع ہو گیا. پھر دوبارہ عمران خان کے وکیل نے ان کو عامر فاروق صاحب کے پاس اس کی مینٹینیبلٹی کو جو ہے نا وہ جورسڈکشن کو لے کر گئے. تو عامر فاروق صاحب نے پھر اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہ کیا, اپنے اوپر جناب اپنے پاس اس کو رکھی رکھا. پھر عمران خان کے وکیل نے وہی کہ کیونکہ اس کی جو مسلینیس تھی, سی ایم تھی اس میں, کہ اس میں ہمیں ارجنٹ ریلیف چاہیے کچھ نہ کچھ, کہ نیچے ٹرائل شروع ہو چکا ہے, یہ کیس مینٹینیبل نہیں ہے, یہ کیس چل ہی نہیں سکتا. عامر فاروق صاحب آپ کو فیصلہ نہیں کر رہے. بالآخر حارث صاحب نے, عمران خان کے وکیل صاحب نے, وہ یہ کیس سپریم کورٹ کے پاس لے گئے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن نہیں دیا سوائے اس کے کہ اس نے کہا کہ ٹرائل کورٹ کو چاہیے کہ پہلے اس کی مینٹینیبلٹی ڈیسائیڈ کرے. اس کی جو اختیار سماعت, اس کی جو جورسڈکشن ہے وہ اس کو وہ جو پوائنٹ انہوں نے دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب آنریبل جسٹس نے, وہ ایک پوائنٹ آلدو کہ وہ اس مسلینیس کے اندر اور اس کے اندر کوئی ریلیف نہیں ملا تھا, مگر ایک پوائنٹ لیگل پوائنٹ اس میں آ گیا تھا کہ پہلے اختیار سماعت ڈیسائیڈ ہونا چاہیے, پھر اس کے بعد یہ کیس آگے چلنا چاہیے. وہ جو نقطہ تھا, وہ نقطہ ہائی کورٹ کے عامر فاروق کے دماغ میں بھی پھنس گیا کہ اب ہائی کورٹ کی, اب سپریم کورٹ کی آبزرویشن آ چکی ہے, تو میں اس کے اوپر مزید رائے نہیں. جب دوبارہ عامر فاروق صاحب کے پاس گیا, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس گیا, تو پھر انہیں یہ کیس یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑا کہ اس کی مینٹینیبلٹی پہلے ڈیسائیڈ ہو. ابھی نکاح کا تعین ہوا نہیں تھا, بچوں کی لیجیٹیمیسی یا اس کا جائز یا ناجائز ہونا ڈیسائیڈ ہونا شروع ہو گیا تھا. پہلے آپ نے نکاح ثابت کرنا ہے, پھر اس کی جو بچہ ہونا یا بچہ جائز ہونا یا ناجائز ہونا ثابت کرنا ہے. مینٹینیبلٹی کہ کیا یہ کیس درست ہے یا نہیں. آج بالآخر لیکن پھر بھی عامر فاروق صاحب کی ججمنٹ میں بدنیتی موجود ہے. میرے لیے بڑے محترم ہیں, آنریبل چیف جسٹس ہیں, 2031 تک ہمیں ان کو فیس کرنا ہے. 2031 تک یہ چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے. میرے ناظرین سے میری درخواست ہے کہ یہ 2031 کا دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ خیر و فی سے یہ معاملات کو گزار دے. وگرنہ تو یہ میچ فکس تھا. دلاور حسین سے گیند جاتی تھی عامر فاروق کے پاس, عامر فاروق فیصلہ نہیں کرتا تھا. جب تک فیصلہ نہیں کرتا تھا سپریم کورٹ کے پاس میٹر جا نہیں سکتا تھا. وہی کبھی ڈیسائیڈ کر کے نیچے بھیج دیتا ہے, نیچے والا ڈیسائیڈ کر کے اوپر آ جاتا تھا. سپریم کورٹ کے میٹر جائے تو پھر کوئی ڈیسائیڈ. آج ڈیسائیڈ ہوا ہے, ایک ٹرانسفر اپلیکیشن ڈیسائیڈ ہوئی ہے کہ ہم نے یہ کیس ٹرانسفر نہیں کرنا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ ہاں مینٹینیبلٹی جو ہے نا دوبارہ ان کو سن کر, کیونکہ پہلے جو 7 دن کے اندر سن کر یہ فیصلہ کرنا تھا, تو 7 دن کے سنے 3 دن کے اندر بغیر سنے ان کا یہ مینٹینیبل درست ہے. ہمایوں دلاور صاحب, قانون آپ نے بھی پڑھا ہے, بہت سارے وکیلوں نے پڑھا ہے. میں شروع سے میرے جوری نے جب سوال کیا کہ سر یہ, میں نے کہا یار اس کے خلاف ٹی اے دائر ہے, ان کو اخلاقی طور پر لیگل ایتھکس یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر یہ ڈیسیژن نہ کریں, فیصلہ نہ کریں. تو میرے جونیئر نے بڑی زبردست بات کی, انہوں نے کہا سر اس کے خلاف ٹی اے دائر نہیں کرنی چاہیے. یہ دلاور حسین, ان کے خلاف تو ان کی جو مینٹل اپروچ ہے, ان کی ذہنیت کا چیک جو ہے نا میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے. اس میرے ایسوسیٹ کی یہ بات کو سن کر میرے کان کھڑے ہو. میں نے عمران خان کے وکلاء کے لیے ایک سجیشن بھی تیار کیا, جس وی لاگ کے ذریعے عمران خان کے وکلاء کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس جج کے خلاف آپ ٹرانسفر اپلیکیشن نہ دیں, بلکہ اس جج کے خلاف آپ میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ کی درخواست دیں کہ اس کا ذہنی معائنہ, طبی معائنہ کروایا جائے کہ کیا یہ انصاف کے قابل جج ہے یا نہیں ہے. اگر یہ انصاف کے قابل نہیں ہے, اس سیٹ کے اوپر بیٹھ نہیں سکتا, جس طرح کی اس کی فیس بک سے آج میں نے دیکھی ہے, وہ تو ہم اپنے فیملی کے اندر بیٹھ کر وہ پوسٹر دیکھ بھی نہیں سکتے.
इस तरह की वाहियात पोस्टें, ये ज़हनी तौर पर इस सीट के काबिल नहीं है। हमने भी बड़े बड़े जजेस के खिलाफ दरख्वास्त दी है कि इनका ज़हनी तवाज़ुन, ज़हनी मुआयना, तिब्बी मुआयना करवाया जाए कि ये ज़हनी तौर पर फिट नहीं है इस सीट के लिए। इस जस्टिस, इस इंसाफ की सीट के ऊपर वो बैठ सकता है जो ज़हनी तौर पर यहाँ पर बैठने के काबिल होता है। अगर वो ज़हनी तौर पर वहाँ पे बैठने के काबिल नहीं हो तो उसको इस सीट पे ऊपर नहीं बैठना चाहिए। खैर, बात दूर चलेगी। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए मुबारकबाद का दिन है कि हमें एक इंटरिम रिलीफ मिला, लेकिन इंटरिम रिलीफ इस सूरत में मिला है कि बात फिर वही सुनेगा। एक आम अनपढ़ आदमी को भी जब गई कि फलां बंदे ने अपना ज़हन ओपन कर दिया, उसके पास दोबारा मेरा केस ना, उसने तो फिर वही फैसला करना है। तो आप इसके साथ ही इसको इस केस से ट्रांसफ़र भी कर दें और इसकी मेंटेबिलिटी भी डिसाइड कर। अब मेंटेबिलिटी के लिए रिमांड तो कर दिया उसका, मतलब उसको या मंजूर करना चाहिए या उसको खारिज करना चाहिए था, लेकिन तीसरा ऑप्शन क्रिएट किया गया, ये इसको रिमांड करके दोबारा सर नो इनको सुनकर जो है ना ये फैसला किया जाए कि ये केस मेंटेनेबल है। वो जज जो अपना ना सिर्फ जहन ओपन कर चुका है बल्कि सारे के सारे ट्रायल जो है, सारे के सारे ट्रायल में इतनी प्रोसीजरल गलतियां कर बैठा है कि तारीख में इस जज का नाम किस अंदाज में लिखा जाएगा, मुझे तो वो अल्फाज कहने से भी मुझे शर्म आती है, क्योंकि हम अदालतों की बहुत इज्जत करते हैं, अदालतों का बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन इतनी बदनीति के ऊपर फैसला, इतनी बदनीति के ऊपर ट्रायल करना, ये वो बदनीति का माहौल और बदनीति, एक जगह इंसाफ नज़र भी आना चाहिए कि आप इंसाफ कर रहे हैं। आपने इंसाफ सिर्फ करना नहीं, आप जज नहीं बोलता होता, जज के फैसले बोल रहे होते हैं। ये सारे वो प्रिंसिपल्स हैं, ये वो प्रेसिडेंट्स हैं जो हम लोग आए रोज़ अदालतों में पढ़ते हैं। खैर, आज इमरान खान के लिए एक रिलीफ का दिन, जुमा मुबारक हो, कारकुनान के लिए जुमा मुबारक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार। अब ये बात तय है कि ये जो PDM सरकार है, ये जो 14 जमातें इकट्ठी होकर इन्होंने जो मिशन कैम्प किया था कि हमने इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर लेंगे, आज वो उसमें कामयाब नहीं। वो डिटोनिक जो हर वक्त अदालतों में बैठा रहता था, और आज एक वकील की तौहीन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सेक्रेटरी की तरफ नोटिफिकेशन हमें आ चुका है, हमने उसके करारदाद मजम्मत भी दी, स्ट्राइक भी अनाउंस हो चुकी है। इंशाल्लाह पाकिस्तान बार भी इसके ऊपर नोटिस लेगी और पाकिस्तान बार इसके ऊपर जो है ना करार वाकई ऑर्डर भी जारी करेगी कि इस जज को अपना कंडक्ट ठीक करना चाहिए। अब मैं कहता हूँ इस तोशाखाना की इस वारदात के पीछे इस PDM सरकार की कुछ और वारदात थी। वो वारदात क्या थी? वो वारदात अमेरिका के साथ इस दरमियान क्या डील कर ली, क्या वो कानून साजी कर ली, क्या वो चीज़ें डिसाइड कर ली कि ताकि अवाम की उधर तवज्जो न जाए। वो सारी चीज़ें अगली वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगा कि इस तोशाखाना के पीछे इस कौम को लगाकर इस PDM सरकार ने असल में अवाम के साथ, इस पाकिस्तान के साथ धोखा क्या कर दिया और इस पाकिस्तान को किस अंदाज में लूट लिया और इस पाकिस्तान को किस तरह फ़रोख्त कर दिया। आज तक के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं कल रिलीज़ करूँगा। तो आज तक के लिए इतने, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।